अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और जस्टिस याह्या आफरीदी आपको पता है थर्ड इन सीनियरिटी थे, लेकिन जो आइनी तरमीम की गई है हुकूमत की जानिब से उसके नतीजे में वो नामजद हुए चीफ जस्टिस और आज उन्होंने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अब ये जो आइनी तरमीम है हुकूमत को उम्मीद नहीं बल्कि बड़ी इसके ऊपर यकीन है इससे वाबस्ता, और यकीन का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, राना सनाउल्लाह साहब की ज़बानी सुने। हालिया जो आइनी तरमीम हुई है जिसे 26वीं आइनी तरमीम कहा जाता है, उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। मजबूत हुकूमतों को, फंक्शनल हुकूमतों को, मुल्क की खिदमत करती हुकूमतों को जिन चोर दरवाजों से डिस्टेबल किया गया, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की से रोका गया, वो चोर दरवाजे भी जो है वो बंद हो गए हैं। जुडिशरी की तरफ से जिस किस्म के मामलात हुए हैं, अब मैं सब की तफसील में नहीं जाता, उनका भी रास्ता रुक गया है। तो हमारा ये दावा है कि इंशाअल्लाह ताला अब जो वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेगा और उम्मीद है कि इसमें वो रेशा दवानियाँ और साजिशें जो हैं वो सर नहीं उठा सकेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान न सिर्फ अपने मुआशी बहरान पे काबू पाएगा, मुस्तहकम होगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा। राना सनाउल्लाह साहब को न सिर्फ यकीन है कि अब जो साजिशें हैं उनका दरवाज़ा बंद हो गया, बल्कि उनको ये भी यकीन है और उम्मीद है कि सियासी इस्तेहकाम भी आएगा इस आइनी तरमीम के नतीजे में। क्या राना सनाउल्लाह साहब और जो हुकूमत के दावे या यकीन हैं वो दुरुस्त हैं? इससे हम आगाज़ करते हैं और इसकी मुख्तलिफ परतें हैं सवाल की, मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा लेंगे। हमें आज पैनल के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। भट्टी साहब, आप ही कहिएगा, राना सनाउल्लाह साहब को ये जो इतना यकीन है कि ना सिर्फ साजिशें अब ख़त्म हो जाएंगी, नहीं होंगी, बल्कि सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, ये किस वजह से इतना यकीन है और कितना ये हकीकत पसंदाना यकीन है? मैडम शेख, मेरे प्यारे दोस्त और काबिल एहतराम राना सनाउल्लाह साहब की अगर निसाबी किताबी बात को, इस बात को निसाबी किताबी तौर पर लिया जाए तो वो दुरुस्त कह रहे हैं। निसाबी किताबी बात कर रहा हूँ कि ये निज़ाम जिसको हमने जमहूरियत का नाम दिया हुआ है, या ये निज़ाम जिसको हम पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, या ये निज़ाम जिसके 3 सतून थे, हुकूमत, पार्लिमेंट, आज़ाद अदलिया, अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुकूमत और पार्लिमेंट रह गए हैं, आज़ाद अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई है, तो लिहाजा हुकूमत और पार्लिमेंट दोनों राना सनाउल्लाह साहब के पास हैं। तो इसका मतलब है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वही हैं, सुंजियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। लेकिन मैडम शेख, जब हम इसको अमली तौर पर लेते हैं तो मुझे याद है मैडम शेख कि जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने मिसाक़े जमहूरियत किया था तो हमें बताया गया अब साजिशें बंद हो गई, अब चोर दरवाजे बंद हो गए, अब जमहूरियत की सरबुलंदी होगी। फिर क्या मैडम शेख, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मुझसे ज़्यादा आप माशाल्लाह कायदे आज़म की साथी रही हैं, हो गई थी क्या जमहूरियत की सरबुलंदी? फिर बता दें। अच्छा, फिर मुझे याद है मैडम शेख कि जब एक तकरीर में एक जुमला बोला था, मज़हर अब्बास साहब इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं, एक जुमला बोला था जहांगीर करामत ने एक तकरीर में, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने उनसे इस्तीफ़ा लेकर उनको घर भिजवा दिया था। और कहा गया था, उस दिन मुझे याद है मैं बड़े मुस्लिम लीगी के पास बैठा हुआ था, तो उसने कहा बस बहुत हो गया, बहुत कर ली साजिशें, अब ऐसा नहीं होगा, अब राज करेगी खल्के खुदा, हमारा वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म होता है, करोड़ों वोट लेके आता है। क्या फिर हो गया, खल्के खुदा ने राज किया? अगले ही लम्हे परवेज़ मुशर्रफ से सींग अड़ाए गए और फिर जो कुछ हुआ सब ने देखा। फिर मैडम शेख, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब 2 तिहाई अक्सरियत से आए, अपना आर्मी चीफ राहील शरीफ लगाया और अपना साकिब निसार चीफ जस्टिस बनाया। आपको पता है मैडम शेख कि साकिब निसार साहब पे इनको बहुत इत्मीनान था, बहुत प्यार करते थे ये साकिब निसार साहब से मुस्लिम लीगी,
और एक दोस्त ने साफ़ी ने बताया कि साकिब निसार साहब हाउस ऑफ शरीफ की एक शादी पर 4 फंक्शन में गए थे, माइयों, मेहंदी, बारात, वलीमे पे, और साकिब निसार साहब ने 4थे फंक्शन पे उस साफ़ी को बताया कि मैं अपनी शादी पे 2 फंक्शनों पे गया था, यहाँ मैं 4 फंक्शनों पे आया हूँ। तो इतना प्यार था। अपना आर्मी चीफ, 2 ताई अक्सरियत, अपना चीफ जस्टिस, और फिर क्या उसके बाद हो गई सत्ते खैरा हो गई थी। फिर मैडम शेख मुझे याद है जब 58(2) भी ख़त्म की, मतलब सदर का इख्तियार ख़त्म किया असम्बली तोड़ने का, तो हमें बताया गया कि अब सत्ते खैरा हैं। क्या मैडम शेख उसके बाद सत्ते खैरा हो गई? मैडम शेख कभी इन्होंने सोचा है कि आर्मी चीफ अपना लगाकर, चीफ जस्टिस अपना बनाकर, अपने साफ़ी लाकर, इदारों में अपने लोग बिठाकर, फिर भी क्यों नहीं है दवाम, फिर भी क्यों नहीं है सुकून, फिर भी क्यों नहीं है सत्ते खैरा? कभी सोचा है क्यों नहीं काम बना? क्योंकि इसकी सिंपल और सादा सी वजह है, क्योंकि ये लोग जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। ये खुद जमहूरी नहीं है, ये अपने सियासी मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करते, ये अपनी सियासी जो इनके मुखालिफ राय है उसको बर्दाश्त नहीं करते। ये बाकियों के चोर दरवाजे बंद कर देते हैं, अपने जिन दरवाज़ों से इन्होंने गुजरना होता है वो चोर दरवाजे, वो पतली गलियां बंद नहीं करते। मैं इस पे नहीं आता कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब जिस असम्बली में बैठे हैं ये क्या चोर दरवाजे से आई है या पतली गली से आई है, ये छोड़ दीजिए। ये अपनी सोच नहीं बदलते मैडम शेख। इनमें और अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ में सिर्फ निज़ाम का फ़र्क है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। वो फौजी डिक्टेटर हैं, ये सिविलियन डिक्टेटर हैं। तो अगर आपने सब कुछ कर लिया है, एक तरमीम ये भी कर लें कि थोड़े से खुद जमहूरी हो जाएं। ये जो अदलिया है इसको भी इसी जमहूरियत ने कुछ काम दिए होते हैं। ये जो साफ़ी हैं इनको भी इसी जमहूरियत ने कुछ काम दिए होते हैं। ये जो फौज है इसको भी इसी जमहूरियत ने कुछ काम दिए होते हैं। जब आप उनको अपना काम नहीं करने देते, जब आप अपनी सियासी स्पेस छोड़ते हैं, जब आप अपने ज़ाती मफादात के लिए आप सारों को दावत आम देते हैं, तो फिर ये होता है। तो लिहाजा बात ये मैडम शेख कि जब आपने, आखिरी बात है कि जब आपने सब कुछ कर लिया तो एक तरमीम अपने वजूद में भी कर लें, थोड़े से जमहूरी हो जाएं। जब तक खुद जमहूरी नहीं होंगे, जब तक जमहूरियत पर यकीन नहीं रखेंगे, जब तक खुद नहीं बदलेंगे, तो 26 और आईनी तरमीमें ले आएं, कुछ नहीं बदलेगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहेगा। उसूली तौर पर तो आप जमहूरी निज़ाम के हक में ही नहीं थे ना, इफ आई रिमेंबर। हम इतने सालों से यही तो डिबेट करते आ रहे हैं। जी मैडम शेख, मैं अमेरिका की जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, अच्छा। फ्रांस की जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, बरतानिया की जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ। एक तरफ सदारती निज़ाम है, एक तरफ पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन मुझे उन रश्क आता है उनकी जमहूरियत पे। मैं इस जमहूरियत जिसमें हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर इसकी बदबू से मैं मुंह पे कपड़ा रख के गुजर जाता हूँ, इतनी बदबूदार है ये। अच्छा। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि थोड़े से आप खुद, जब अल्लाह ने आपको इक़्तिदार देता है उस वक्त जमहूरियत पसंद हो, उस वक्त अपने मंशूर पर अमल करें। और जब आप अपोजिशन में होते हैं उस वक्त आपको जमहूरियत याद आती है और हम भी याद आते हैं। तो पहले तो अच्छा, वैसे जो कैच फ्रेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जमहूरियत, गो कि ठीक है, उसूली तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जमहूरियत की कहीं बात नहीं की। उन्होंने ये बात की जी सियासी इस्तेहकाम आएगा, इससे जिस तरह के लोग साजिशें कर रहे थे सियासी इस्तेहकाम हटा दिया जाता था हुकूमतों को, वो अब नहीं होगा। मैडम शेख, सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? जब आप सियासत करेंगे, जब आप जमहूरियत पे यकीन रखेंगे। अच्छा। जो वादा करके आए हैं, जो दावे करके आए हैं, जो नारे मार के आए हैं, उन पर यकीन रखेंगे। ये इंटरेस्टिंग आपकी थॉट है फखर। जियो और जीने देंगे सर, ये इंटरेस्टिंग आपकी बात है। मैं चाहती हूँ जरा हम पहले सबकी राय ले लें, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास इस सवाल इससे मुताल्लिक है। फखर। अलीना, पहली बात तो ये कि मैं जो भट्टी साहब ने जमहूरियत के हवाले से कहा कि ये इतनी बदबूदार है कि मैं मुंह पे जो है वो कपड़ा रख के पास से गुजर जाऊंगा, मुझे इस पे एतराज़ है। देखें, इन्होंने मिसाल दी कि अमेरिका की जमहूरियत पे मुझे एतमाद है, फ़्रांस की जमहूरियत के ऊपर मुझे एतमाद है। वहाँ पे जो जमहूरियत उसको पनपने के लिए सदियाँ लगी हैं, वहाँ पे भी शुरू में इसी तरह के हालात थे, लेकिन ये एक एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, पाकिस्तान में भी आप कंटिन्यूसली ये जो एक जमहूरी निज़ाम है
जब तक ये पनपेगा नहीं पूरी तरह से तब तक मैं नहीं समझता कि हम भी अमेरिका और फ्रांस और जो बाकी मगरबी ममालिक की तरफ वो उसी की तरह का अपने कंपैरिजन करना शुरू कर दें। इसलिए मेरा ख्याल है भट्टी साहब का ये जो मुआसना है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जमहूरियत को लान तान करने के हवाले से जहाँ तक आपका ये सवाल की बात है, देखें मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा। 18वीं तरमीम के हवाले से मैं बताऊंगा कि जब ये 18वीं तरमीम मंजूर की गई थी उस टाइम अभी तो फिर भी पीटीआई इस तरमीम उसने हक में वोट नहीं दिया या उस पूरे कॉन्सेंसस का उन्होंने कहा हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। 18वीं तरमीम पूरे कॉन्सेंसस के साथ वो की गई थी, मंजूर की गई थी। तमाम सियासी जमातों ने उसकी बड़ी मिसाल दी जाती है कि 9 माह तक पूरी तमाम सियासी जमातों ने उसके ऊपर मुशावरत की, इनपुट ली, पब्लिक से इनपुट ली। ये सारा एक प्रोसेस था। उसके बाद ये 18वीं तरमीम आई थी और फिर उस टाइम भी ये कहा था कि अब जमहूरियत बड़ी मजबूत हो गई है, अब इदारे अपने हदूद में काम करेंगे, सारा बड़ा बेहतरीन जमहूरी निज़ाम हो गया। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद फौरी तौर के ऊपर हमारी जो अदलिया है उन्होंने उस टाइम पार्लियामान को ना सिर्फ ये कि एक नई आइनी तरमीम करने के लिए बल्कि अपनी मनपसंद एक जजेस की तैनाती के हवाले से ही उन्होंने पूरा जो तरमीम थी वो करवा के जो एक जुडिशल कमीशन की हैसियत चेंज करने के लिए वो किया गया था। तो मैं नहीं समझता कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद जमहूरियत की बका और ये सारा जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी। देखें इसमें 2 फैक्टर बड़े अहम हैं। पहला तो ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कभी भी ये पीटीआई की अगर आप सियासत उठा के देख लें और इमरान खान की, वो जब तक उनको इक़्तिदार नहीं मिलता या जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलता वो सियासी इस्तेकाम किसी तौर के ऊपर नहीं आने देंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला मैं नहीं समझता कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेकाम आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। और जो दूसरा इसका फैक्टर है वो अदलिया के अंदर जो अपनी एक मैं समझता हूँ कि आपस में इख्तलाफात हैं। गो के जो जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर हो गए हैं और जजेस के दरमियान जो एक खलीज बढ़ी थी, आज जस्टिस याया अफरीदी ने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है। जो उन्होंने पहला ऑर्डर जारी किया है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई है जजेस की 3 रुकनी, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों को उन्होंने वापस वो किया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मैं समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि जस्टिस याया अफरीदी जो जजेस के अंदर और जुडिशरी के अंदर अपने जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं अगर तो ये उनको ख़त्म नहीं कर सकते तब तक ये पाकिस्तान में मैं ये नहीं समझता जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है 26वीं आईनी लेकिन अब जजेस का खाली मसला नहीं है ना, अब तो आईनी बेंचेस बन गए। अब उसके आगे भी क्या चीज़ होती है, काफ़ी हद तक मिटिगेट नहीं हो जाएगा अगर राना साहब जिस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि साजिशें होती थी सब कुछ हटाने के लिए हुकूमत का होता। अलीना देखें उस टाइम भी 18वीं तरमीम के बाद भी यही हम जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी पार्लियामेंट के हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आईनी तरमीम लाई है। तमाम जो इदारे हैं उनको अपनी अपनी हदूद में रखने के हवाले से पार्लियामेंट को जवाब दे होंगे। पार्लियामेंट जो है इनके अपॉइंटमेंट के हवाले से अब भी मकसद यही था कि पार्लियामेंट को जवाब दे होंगे तमाम इदारे। जुडिशरी में जो है वो पार्लियामेंट के इनपुट के हवाले से तो मैं नहीं समझता कि ये खासतौर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो कल का खत है उसके बाद मैं अब तो बहुत ज़्यादा और मजीद समझना शुरू हो गया हूँ कि ये जो जजेस के अंदर जो इख्तलाफात हैं आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे और हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो तनाव है ये कम होने की बजाय इस 26वीं आईनी तरमीम की बजाय ये बढ़ेगा और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम अगर सियासी जमातों को देखें तो पीटीआई याया अफरीदी साहब के नाम के ऊपर खामोश है, इस तरह से मज़हब साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रही। क्या आप समझते हैं सियासी अरीना में इस्तेहकाम आ पाएगा जिस तरह से राना साहब दावा कर रहे हैं? देखिए राना साहब दुरुस्त कह रहे हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि किसी भी हुकूमत को 3 जगह से नॉर्मली हमारे यहाँ तीन सेक्शन से ख़तरात रहते रहे हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी अदलिया, तीसरी अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़। उसकी वजह से नॉर्मली हुकूमतें डिरेल रही हैं हमारे यहाँ। अब वो राना सनाउल्लाह ये जो बयान दे रहे हैं इसकी एक बेसिक वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो 8 फरवरी या उससे पहले भी उनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और कोई दरार हमें नज़र नहीं आती उसके अंदर। अदलिया के साथ प्रॉब्लम्स थी, अदलिया के साथ दोनों प्रॉब्लम्स थी। अदलिया की प्रॉब्लम इस्टेब्लिशमेंट से भी थी, अदलिया की प्रॉब्लम हुकूमत से भी थी। और वो फैक्टर 26वीं आईनी तरमीम के को सामने रखते हुए नज़र ये आता है कि उस फैक्टर से एक तरीके से उन्होंने एक डैम आप समझ लें बंद बांध दिया है। तीसरी चीज़ अपोजिशन। अब अगर अपोजिशन ही 26वीं आईनी तरमीम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है, आप उठा लें बयानात उठा लें
ये ज़रूर कहा जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम गलत तरीके से आई, ये भी कहा जाता है कि उसके नतीजे में आगे आने वाला वक्त जो है वो सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि अब तो आ गई है 26वीं आईनी तरमीम, लिहाजा हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब जो आईनी बेंचेस बनेंगी उनके सामने भी जाएंगे। और आज तो वोट टेकिंग सेरेमनी में जो है वो गवर्नर वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ख़ुद बैठे थे। तो लॉयर्स मूवमेंट तो एक तरीके से बैठा दी गई। यानी ये चीज़ याहिया आफरीदी के हवाले से जो इनिशियली उनके आने से पहले बज़ाहिर नज़र आ रहा था, वो रेजिस्टेंस हमें नज़र नहीं आ रही, इवन बयानात में नज़र नहीं आ रही। हर तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इवन अपोजिशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और आज KP के वज़ीर आला का उस वोट टेकिंग में शरीक होना इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अगर अपोजिशन की तरफ से दबाव कम हो गया, अदलिया की तरफ से दबाव कम हो गया, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ वैसे ही है, तो अब आप अगर ख़ुद कोई इस तरह का अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी तो मारी, बज़ाहिर फॉर द टाइम बिंग, वरना तो पाकिस्तान में रातों रात चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, वो तो नहीं, लेकिन हुकूमत की हद तक मुझे कोई इमीडिएटली कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रहा गवर्नमेंट को। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फ़खर भी कुछ, ऑब्वियसली इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद सियासी इस्तेहकाम भी, जैसे राना सनाउल्लाह साहब दावा कर रहे हैं, वो हासिल हो सकेगा? हमारे पैनल के ऊपर कुछ डाइसेंट पाया जा रहा है। इरशाद भट्टी साहब, अभी मेरे भाई फ़खर ने को मेरी जो मुझे जमहूरियत से खुशबुएं उठ रही थी उन पर उन्होंने एतराज़ किया और फ़ौरन अमेरिका चले गए पहली फ़्लाइट पर के वहाँ बड़ा लंबा इर्तिका है और इस इर्तिका ने खुशबू को चंबेली की खुशबू में बदला है। भाईजान, इशू ये नहीं है कि मुझे जमहूरियत बुरी लगती है। इशू ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत जिन हाथों में है वो हाथ मुझे बुरे लगते हैं। आप मुझे बताएं, ऑडिट लेस, जमहूर लेस, परफॉर्मेंस लेस लोग जो हैं वो जमहूरियत चला रहे हैं, जिनके माइंड सेट जो हैं वो जमहूरी नहीं है, पार्टियाँ जमहूरी नहीं हैं, घर जमहूरी नहीं है, बादशाहते हैं और वो दावे करते हैं कि वो जमहूरी हैं। अब जब तक ये हैं तब तक ये आप इस तरह ही समझे, मैं कई मरतबा इस पे बात कर चुका हूँ कि आप पेशावर जाती बस में बैठकर लाहौर जाना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। आप किक्कर के दरख्त को रोज़ खाद और पानी देते हैं कि इस पर अंगूर लगेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब कहा BBC को इंटरव्यू देते हुए कि मौलाना और अपोजिशन साथ ना भी मिलते तो हमारे नंबर पूरे थे, अब मुझे बताएं वो नंबर कैसे पूरे थे? ये जमहूरियत है कि लोटों के ज़रिए हमने 26वीं आईनी तरमीम लानी थी। मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह जितनी ग्रेस भी नहीं दिखाई नवाज शरीफ साहब ने, इतना भी नहीं कहा कि हाँ मैं हार गया हूँ, और एक कैंसर सर्वाइवर की मुबैना तौर पर सीट लेकर वो बैठे हुए हैं। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, सब इस वक्त हुकूमती पार्टी मेरा ख्याल है हम बड़ी नैरो माइंडेड अप्रोचेस के ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे हैं। हम 2024 की जमहूरियत की बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा डेवलप कर लेने दीजिएगा, थोड़ा सा डेवलप कर लेने, मैं उसी पे आ रहा हूं, थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा। मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब का पीछे लेके जाए ना। नहीं मैं पीछे नहीं लेके जाता, मैं पीछे नहीं। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का जिस पे बैठ के तो आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं वो मैंडेट असली है? मुझे बताएं हमारा जो सुप्रीम कमांडर है सदर, उस पर कितने संगीन इल्ज़ामात हैं? जमहूरियत में इतने संगीन इल्ज़ामात के बाद कोई बन सकता है? अब जिस अदालत में वो जाते हैं वो कहते हैं सदर बन गया, आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उन्हें। और दूसरा इन्होंने लिहाजा मुझे ये जो है ना ये इनके हाथों में रहेगी, 100 और साल लग गए कुछ नहीं होगा। दूसरा, अभी मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहला बड़ा फैसला और मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब को शामिल कर लिया। ये आपके काजी फायज ईसा ने क्यों नहीं किया? उनको क्या प्रॉब्लम थी? ये आज कल क्यों गलत था और आज क्यों सही हो गया? और दूसरी बात, एक और लंगर गप सुनिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शायद एक तरमीम आ जाए, 5 हो जाएं 3 की बजाय, यानी अमीनुद्दीन साहब भी उसमें शामिल हो जाएं और मंदोखेल साहब भी शामिल हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये मौजूद हैं ये इतना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बेख्तियार सुप्रीम कोर्ट की एक जो कमेटी है उसमें मेरे आपसे शदीद किस्म के सवालात हैं, लेकिन मैं चाहूंगी पहले जरा फखर अगर जवाब देना चाहें या वो भी कुछ हाथ उठा रहे थे कर जी।
अलीना, दो चीज़ें भट्टी साहब ने हाईलाइट की। पहली तो ये कि उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शंस थे वो मुतनाज़ा हैं या उनके जो ऑडिट के हवाले से बात की जाती है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये तमाम तर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हो या अदलिया में, जब तक ये साबित नहीं होता इलेक्शन वाला, तब तक ये हेयर से ही है। मैं इसको बतौर सहाफ़ी के सुनी सुनाई बात कहूँगा। और अगर ये बात इसकी तहकीकात के हवाले से है तो जब ये मौलाना फजलुर रहमान और PTI के आपस में ये जो वो हो रहे थे, जितने भी मुज़ाकरात हो रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से एक शर्त रखी थी और उन्होंने कहा था कि देखें, बाकी वफाकी हुकूमत या बाकी सूबे नहीं मान रहे इलेक्शन ऑडिट के हवाले से, आप एक मिसाल कायम करें। आप जो है वो पेशावर हाई कोर्ट को एक लेटर लिखें और उसमें कहें कि एक जुडिशल कमीशन बना के जो KP की हद तक इलेक्शंस के कोई अगर किसी को एतराज़ात हैं तो उसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI वो नहीं मानी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक जो सूबा है उसके लिए अलहदा से आपके जितने भी ये इस तरह के हों और बाकी सूबों के लिए आपके मुख्तलिफ हो। तो अगर ये इलेक्शन का वाकई इस तरह के कोई है जिसमें धांधली के हवाले से सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों को अगर ये वफाकी हुकूमत नहीं कर रही तो KP अगर इसकी एग्जाम्पल सेट करके वो साबित कर सकती थी कि देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। और जो दूसरी बात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से ये बात कर रहे भट्टी साहब कह रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब ने क्यों नहीं किया। देखें, अगर एक जज उस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठे ही ना उसकी मीटिंग के हवाले से, तो फिर ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था जो उस टाइम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में था कि अगर कोई जज गैर हाजिर होता है या वो अटेंड नहीं करता तो फिर उसका अल्टरनेट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसमें नहीं था। जिसकी वजह से मजीद बात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जब हम बात करते हैं जमहूरी निज़ाम की तो हम बड़ी तंग नज़री से फिर बात कर रहे हैं। अगर हम 2014 और फिर उसके इलेक्शंस की सिर्फ बात करें, अगर जमहूरी निज़ाम और इन लोगों पे, सियासतदानों पे बात करनी है तो मज़े साहब जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस कि फिर आप पूरे निज़ाम को देखें ना कि क्या होता चला आ रहा है। फिर वो 2024 से पहले, 2018 के बाद, 2014 से क्या होता चला आ रहा है, फिर वो सब कुछ देखना पड़ेगा। और भट्टी साहब फिर ये भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि सिर्फ ये हाथ नहीं जिन्होंने जमहूरियत जिनके हाथों में अभी है, बल्कि वो हाथ भी आपको देखने पड़ेंगे जिन्होंने जमहूरियत में मुदाखलत की और फिर जमहूरियत को वेंटिलेटर के ऊपर डाला। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो जो प्रॉब्लम है एक्चुअली उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए ना। ये बता, मज़े साहब ने ब्रेक से पहले बड़ी सही तौर पर निशानदेही की कि हुकूमत को आइडियलिस्टिकली 3-4 जगहों से खतरे होते रहे हैं, उसमें से एक इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी अदलिया अपेरेंटली, और फिर तीसरी ऑपोजिशन। इस वक्त क्या स्टेटस है वहां पर? अब मैडम शेख, अगर तो आप इस तरह समझते हैं, मुझे कोई एक इनमें सियासी जमात बता दें, किसी का नाम नहीं लेता, जिसने इक़्तिदार में आकर कहा हो कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से आउट रहे। कोई एक सियासी जमात ऐसी बता दें जिसने अपोजिशन में ना कहा हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से आउट नहीं होनी चाहिए। सब ने कहा। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है मैडम शेख कि इस पे मज़हर साहब और मेरी बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं। मज़हर साहब का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये पार्टियां बनाई किसने, पार्टियां तोड़ी किसने, सारा किया किसने, चोर दरवाजे खोले किसने। और मैं इस पे कहता था कि आप मुझे बताएं, आप नन्हे बच्चे हैं, ये जो इस वक्त हैं 70 साल के सारे हो गए हैं, तो कितना खेल और खेलना है, कितना आपने और इन गेट नंबर 4, गेट नंबर 5 या कितनी तरफ जाना है। कौन आपको कहता है कि आप जमहूरी ना हो, अच्छा स्कूल ना दें, अच्छा अस्पताल ना दें, आवाम की ना सुने, आप अपनी साथ बर्रे आज़मों में जदादे बना लेते हैं। मैं आपकी बात करके ये भी आगे चल पड़ती हूँ कि ताली दोनों हाथ से बचती है ना। मैं आपकी ये भी बात मान लेती हूँ, बट मुझे ये बताएं, जब आप ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब सही नहीं कह रहे, इस वक्त भी सिस्टम को खतरा है, तो क्या खतरा है? मैडम शेख यकीन कीजिए, आप मुझे बताएं, मैंने आपको कहा था ना कि 3-4 मिसालें दी थी। किसी को पता था कि अचानक ये मिसाके जमहूरियत करेंगे और फिर एक इमरान खान साहब आएंगे और उनके पीछे ऐसी ताकत के साथ आएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको तहस नहस कर जाएंगे। किसी को पता था कि जहांगीर करामत साहब के बाद अगला जब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब को हवा में आर्मी चीफ से हटाएंगे तो क्या होगा। किसी को पता था कि 2/3 अक्सरियत, अपना आर्मी चीफ, अपना चीफ जस्टिस, और उसके बाद घर जाना पड़ेगा। तरमीम कर रहे थे कि मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊं, जो मैं कहूँगा वही सारा कुछ होगा। ये है इनका जमहूरी माइंड सेट।
यकीन करें जब तक ये खुद को नहीं बदलते। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कोई इमरान खान ये आपका दिलचस्प था कि एकदम से अचानक से इमरान खान साहब आ गए, एकदम से अचानक से कोई जज आ गया, ये आपका दिलचस्प जुमला था। मैं सब कुछ ऐड करना चाह रही हूं। देखिए भट्टी साहब, आप जो जनरली बात कह रहे हैं मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। हमारे यहाँ मसला ये कि हमारे रवैये जमहूरी नहीं हैं, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। डेमोक्रेसी की एसेंस होती है रूल ऑफ लॉ। उसमें मुझसे बेहतर आप समझते होंगे कि उसमें हमारी जुडिशरी का क्या रोल रहा है। कोई एक इलीगल रूल होता है, उसको लेजिटिमेसी हमारी जुडिशरी देती रही है। पॉलिटिशियंस का क्या डायलेमा रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बुनियादी नुक्ता ही ये था जी सर कि इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन इन दोनों जमातों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। इन दोनों जमातों में अभी हम कल डिस्कस कर रहे थे जस्टिस कादी फायद ईसा को, जी सर। आपने बहुत सी मिसालें दी जो गलत नहीं होंगी, लेकिन एक जो बड़ी वजह है और यही जस्टिस याहिया आफरीदी का भी टेस्ट है और जस्टिस मंसूर अली शाह का भी टेस्ट है, क्योंकि जिस तरफ मंसूर अली शाह ने इशारा किया वो गालिबन उन 6 जजेस का केस है और उन जजेस की हिफाजत जस्टिस कादी फायद ईसा नहीं कर सके। और देखना यह है कि क्या अब उन जजेस के उस खत का नोटिस लिया जाता है या नहीं लिया जाता। ये टेस्ट होगा याहिया आफरीदी का भी और ये टेस्ट होगा उस पूरी कोर्ट एंड प्रोसीजर कमेटी का भी और जनरली फुल कोर्ट, क्योंकि अगर आप अपने फेलो जजेस की हिफाजत नहीं कर सकते और उनके फेयर और उनके ख़त को सीरियस नहीं ले सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑपोजिशन में उनका रवैये कुछ और होते हैं और हुकूमत में आने के बाद उनके रवैये कुछ और होते हैं, ठीक है। और लेकिन इमरान खान हो, XYZ हो, जो भी हो, ये आखिर इसी प्रोसेस से ही तो निकले हैं। आप उससे ये कह सकते हैं कि किसी ने प्रोजेक्ट बनाया जिस तरह नवाज शरीफ, लेकिन निकले तो इसी प्रोसेस से हैं। तो प्रोसेस के चलते रहने से एक जमहूरी अमल के, चाहे सो कॉल्ड जमहूरी अमल हो, उसके चलते रहने से कम चीजें बेहतर होने की शायद उम्मीद होती है। ओके, फखर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। अलीना बिल्कुल, मैं सिर्फ 2 बातें। एक तो जो मदर साहब ने जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से कहा है कि जो 6 जजेस का ख़त के हवाले से उनके लिए टेस्ट होगा, मेरा ख्याल है जस्टिस याहिया आफरीदी का जब ये पहले काजी फायद ईसा साहब ने 184(3) के तहत ये लिया था तो उस टाइम भी उनका कोई स्टैंस इस हवाले से आया था कि शायद पहले मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इसके पहले तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद अदालत को जो है वो सुओ मोटो के तहत ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ानी चाहिए। तो दूसरा जो बात भट्टी साहब भी कह रहे थे, या मदर साहब का आपने वो सवाल किया था कि इदारे ये अब सेम पेज के ऊपर हैं, क्या फिर भी ये इस्तेकाम आएगा तो नहीं आएगा। देखें, इमरान खान के साथ जब ये इदारे इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, अदलिया जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे वो हुकूमत के लिए फंड्स जमा कर रहे थे, इनकी पार्टी के जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस में जाके फंड्स जमा कर रहे थे, तमाम इदारे सेम पेज के ऊपर थे। लेकिन उसके बावजूद भी 3 साल के बाद हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत ना सिर्फ ये कि अदम इस्तेकाम का शिकार हुई बल्कि अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा। तो उसका जो रीज़न मैं ये समझता हूँ कि आप कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे जितना सेम पेज के ऊपर जितने इदारे हों, जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी हुकूमत जो है वो इदारे उनको इतने ज़्यादा अरसे तक मैं नहीं समझता कि वो अच्छा सर, वो तो मसला ये आ रहा था ना, आप लोगों की ज़बानी आप लोगों की ज़बानी हमने सुना था, वो तो मसले 2 थे ना वहाँ पर। एक तो परफॉर्मेंस भी नहीं थी, दूसरा मसला ये भी था कि अनबन हो गई थी ना फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ। शहबाज साहब अभी जिस तरह से जा रहे हैं नंबर्स, परफॉर्मेंस तो बेहतर लग रही है। अनबन वाले फैक्टर में आपको कितना जो बनी थी, अनबन की जो बुनियादी वजह बनी थी, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जितनी बात करें, वो कहते हैं कि हम इमरान खान को बहुत अरसे से कह रहे थे कि आप बुज़दार को हटाएं, आप गवर्नेंस को बेहतर करें, ये सारी जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करें। जो बुनियादी रीजन बनी थी यही बनी थी। उसके बाद चीजें तो जो ये एक प्रोसेस होता है उसमें बढ़ती ही जाती है। तो मेन चीज आपकी परफॉर्मेंस है और मेन चीज आपकी डिलीवरी। अगर फखर दुरानी साहब की सारी बातों को सम अप करें, इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी साहब को निकाल के नाम छोड़ दें, बात वही है कि जमहूरी हो जाओ। जमहूरी हो जाओगे तो जमहूरियत चल पड़ेगी, और अगर आप खुद जमहूरी नहीं होंगे तो फिर 26 और आईनी तरमीमें ले आए। सर वैसे मेरा ख्याल है वो किसी और से मुखातिब थे जब वो कह रहे थे जमहूरी हो जाओ। फखर जी अलीना, मैं इसी पे भट्टी साहब का जो है ना वो जमहूरी वाला, भट्टी साहब ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि मिसाल की जमहूरियत हुआ,
2 सियासी जमातें आपस में उन्होंने जो भी किया तय किया, लेकिन इनको नहीं पता था कि इमरान खान फैक्टर आ जाएगा अचानक से। लेकिन इमरान खान फैक्टर अचानक से नहीं आया। 98 से वो पॉलिटिक्स में थे। एक सियासी जमात के थोड़ा सा करेक्ट कर ले, जब तक एस्टैब्लिशमेंट के वो परों पे सवार नहीं हुए तब तक जो इमरान खान बिल्कुल जीरो थे, उनकी कोई बात नहीं। एक टांगा पार्टी, अब जो उनके मेंबरान है वो भी इनको टांगा पार्टी कहते थे। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठे, इमरान उसके बाद में आया है मिसाके जमहूरियत करके। बेनजीर भुट्टो साहबा उसी दिन तोड़ रही थी, वह वर्दी परवेज मुशर्रफ से दुबई में मुलाकातें कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब ने 13 मुलाकातें फरमा रहे थे जनरल कियानी साहब से, और ये उसी वक्त मिसाके जमहूरियत इन्होंने तोड़ दिया था। उसी वक्त मिसाके जमहूरियत एक ने एक कंधे इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान मसला ये नहीं है। नहीं, मैं करेक्ट कर दूं भट्टी साहब। इमरान खान साहब 2002 में, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जब जो अलीना वो कह रही थी या आप बात कह रहे थे पार्टियां बनाने और तोड़ने का, 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ के पास इमरान खान क्यों गए थे और उनके हाथ में एहतशाम ज़मीर ने क्या कहा था, ये इमरान खान बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि अब बहरहाल महराज मोहम्मद ख़ान भी ज़िंदा नहीं है, एहतशाम ज़मीर भी ज़िंदा नहीं है। लेकिन उन्हें पता है कि उनको बताया गया कि जी ये लिस्ट है, इलेक्शन रिज़ल्ट्स ये होंगे, आपको 1 सीट मिलेगी, बाकी PMLQ को मिलेगी। और उसके बाद इमरान खान और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। इस तरह तो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में रही है, इस तरह तो मैनेज की गई है पॉलिटिक्स पाकिस्तान में। और नवाज़ शरीफ साहब का आना, अब जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, इस पर कोई डिबेट कर ले कि जी अगस्त में अक्टूबर में इलेक्शन क्यों नहीं हुए, इसलिए कि नवाज़ शरीफ को लाना था। ये हमारी पॉलिटिक्स का अलमिया रहा है और इसमें सियासतदान हैंड इन ग्लव्स रहे हैं, लिहाजा वो अपने आप को एब्जॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जिनका काम सियासत नहीं करना है वो अगर सियासत ना करें तो शायद सियासी हमारा अमल बेहतर हो जाए। ऐड करना चाहता है कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। जिनका काम है सियासत ना करना वो सियासत ना करें, और जिनका काम है सियासत करना वो खुदा के लिए सियासत करें। बिल्कुल, बस बिल्कुल तो सर सियासत करने दें ना फिर। और उसका टेस्ट भट्टी साहब ये है कि मौजूदा हुकूमत, पंजाब की हुकूमत बलदियाती इलेक्शन करा दे। आप रोका ना करें, कुर्बान जाऊं। आप हर थोड़े अरसे बाद रोक देते, क्या करें? और फिर आप ऊपर से कहते हैं खतरा भी, और आपको दोनों को सर फिर आप जमहूरियत एक मिनट ना, आज से आपको खुली छुट्टी है। अभी तो आप भी बड़ी जमहूरियत के लेक्चर दे रहे थे हमें, अब हम तीनों को आपने जमहूरियत पसंद बना दी है। शुरू आपसे किया और आपने कहा कि एतराज है। देखो इतनी भी मेरी एक राय बर्दाश्त नहीं करते। मैं तो कहती हूँ किसी एक पार लग जाए, मेरी तो आपसे गुजारिश है किसी एक पार लग जाए। अगर आप कहेंगे जमहूरियत अच्छी नहीं, मैं कहूंगी सर। भट्टी साहब आपसे एग्री करते हुए बात आगे बढ़ाई थी। अच्छा नहीं, मुझे एक चीज बता देना, मुझे मैडम शेख के अंदर डिक्टेटर बस छुपा हुआ है। अच्छा सर, वो आपकी मोहब्बत है कि आपको नजर ही हर जगह डिक्टेटर आते हैं। मुझे ये बता दे सर कि ये जो आईनी तरमीम के ऊपर PTI मानती नहीं आईनी तरमीम को, लेकिन आज फिर याया साहब की हल्फ बर्दारी में भी शरीक हो गए, तो याया साहब के ऊपर खामोशी भी है। तो क्या ये पसे पर्दा मान गए हैं कि ऐसे ही चलेगा, कोई मसला नहीं है, हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे आईनी तरमीम के ऊपर, और सब हंसी खुशी रहने लगे? फिर नहीं, ये एक अच्छा कदम उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे उन्होंने कोई मुतनाज़ बात नहीं की। लेकिन आईनी तरमीम पे यस, वो और उनके वकला अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कन्वेंशन भी होंगे, चीज़ें भी करेंगे। आईनी तरमीम पे उनको एतराज़ात है। हाँ, अलबत्ता जस्टिस याहिया अफरीदी अच्छी बात है, मुत्तफ़िका तौर पर आना चाहिए। लेकिन जिस तरमीम के जरिए आए उसके ऊपर तो वो यकीन नहीं कर रहे या उसको मान नहीं रहे। जी बिल्कुल नहीं कर, जिस तरह आए हैं वो भी यकीन नहीं कर रहे, जिस तरह लाए गए हैं वो भी यकीन नहीं कर रहे, जो कुछ जिस तरह तरमीम आई है वो भी यकीन नहीं कर रहे। लेकिन 1-2 दिन में आपको ये सारा पता, लेकिन याहिया अफरीदी को तस्लीम कर रहे हैं। वाली बात है कि अगर हमें रिलीफ मिल गया शुरू में ही जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से, तो हम जो है वो इसको बड़ा अच्छा समझेंगे। अदरवाइज फिर रिलीफ है ही कोई ना, काजी फायद की तरह जो है वो इनको। अरे मेरे भाई फखर, अब उनके पास कोई नहीं रिलीफ, सारा आईनी बेंच में जाएगा। सर तो अगर आईनी बेंच के सरबराह लग गए याहिया साहब तो मेरा ख्याल है ये तो राना सनाउल्लाह साहब की अभी आप बैठे सत्य खैरा, उन्होंने इसी इंटरव्यू में ये कहा है कि मंसूर अली शाह आईनी बेंच में भी नहीं जाएंगे। आप अंदाजा कर लें, यानी आप अंदाजा करें कि एक बंदा, जिस तरह मैं आप तीनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक बंदा उधर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, आप ये सोचें।
सर ये बता दें, आपको जो अनबन से इतना मसला है, ये बन के ऊपर आपको ज्यादा मसला हो रहा है कि बन क्यों रही है? जी जी, आप थोड़ा सा ख्याल रखें, पेशावर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं में कहीं बह ना जाएं आप। ये कितनी ठंडी होंगी सर, ये बता दें, क्योंकि हमें तो ये कहा जा रहा है कि वहां से कोई हवाएं नहीं आनी, वो तो घरेलू खातून है, कुछ नहीं हो सकता वहां पर। मैंने किस खातून का नाम लिया है? आप किधर चली गई हैं? आप ये मैं तो वैसे हवाओं की बात कर रही हूँ सर, मैं तो हवाओं की बात कर रही हूँ। बड़े बड़े घरों से अक्सर हवाएं टकरा के आती है ना इधर उधर। अली अमीन गंडापुर ने आप सुना है कि गवर्नेंस पे फोकस किया, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ठंडी हवाएं आ रही हैं, पता नहीं आप किस तरफ मौजू को ले जा रहे हैं। अच्छा, आप इसलिए कह रहे हैं। तो बाकी जैसे हवाएं आती हैं, कई दफा मौसम अच्छे हो जाते हैं अचानक, वैसा कुछ नहीं होने वाला? बहरहाल फख्र के लिए तो समोग ही रहेगी, हमारे लिए अलबत्ता अच्छी हवाएं आ रही हैं। चलिए ठीक है जी, आज फिर प्रोग्राम से भी इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।